हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वास्तु की क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। और मैं आज आपको वही क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो क्वेश्चंस पहले एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो देर ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि जो कुषाण काल में भारत और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला किस नाम से जानी जाती है। जो कुषाण के काल में जो भारत शैली और ग्रीक शैली का जो मिश्रण था वो किस शैली के रूप में विकसित हुआ, वो हुआ था गंधार। ठीक है, जो कुषाण काल में जो भारत और ग्रीक शैली के जो मिश्रण से जो कला विकसित हुई थी उस कला को गंधार शैली कहा जाता है। और ये हुई थी कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, ध्यान रखना इसका। मैं आपको जो भी क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे वो सारे पॉइंट आपको बताता चलूँगा और आप उन सारे पॉइंटों को नोट डाउन करते रहना। तो जैसे इसमें कुषाण काल से जो शासक थे वो कनिष्क थे और इन्हीं के काल में ये गंधार शैली विकसित हुई थी। ठीक है, तो आज का अपना दूसरा प्रश्न है कि जो अशोक के कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। जो अशोक का जो कलिंग का युद्ध है उसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। आपको सबसे पहले बता दूं, जो अशोक के शिलालेखों की संख्या सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। ये टोटल शिलालेख हैं 14। ठीक है, 14 टोटल शिलालेख हैं। और जो कलिंग के युद्ध का जो वर्णन है, ठीक है, आपको लिख देता हूं कि जो कलिंग के युद्ध का जो वर्णन है वो है 13 के अंदर है। शिलालेख 13 में अशोक के कलिंग के युद्ध का वर्णन है और जो शिलालेखों की टोटल संख्या है वो है 14। ठीक है, आपको बता दूं सब कि जो कलिंग का युद्ध था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 ईसा पूर्व हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ आपको शिलालेखों से कि जो अशोक के जो शिलालेख थे वो 14 थे। उनमें जो 7वां शिलालेख था वो सबसे बड़ा था और सबसे छोटा था। एक रोमनदेह शिलालेख है, वो सबसे छोटा शिलालेख था। और जो एक अभिलेख और है कौशाम्बी अभिलेख, उस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। आपको जो मैंने जो पॉइंट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सारे पॉइंटों का याद रखना। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो अशोक के शिलालेख, जो अशोक के जो कलिंग का युद्ध का जो वर्णन है वो शिलालेख 13 में है और शिलालेखों की टोटल संख्या है 14। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है कि गंधार कला किसके शासन काल में फली फूली। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको जो गंधार कला है ये फैली थी आपके कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, उस समय कनिष्क का शासन था। ये कुषाण वंश के शासक हैं। आज का चौथा प्रश्न है कि जो अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बुद्ध का प्रचार करने किसको भेजा था। ठीक है, जो अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में जो बुद्ध का प्रचार करने के लिए किसको भेजा था, धर्म महापात्रों को। ठीक है, याद रखना जो धर्म के जो महापात्र थे उनको अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बुद्ध के प्रचार के लिए भेजा था। आज का अपना पांचवा प्रश्न है कि जो बिंदुसार के शासन में अशांति कहाँ हुई थी। आपको बताना था कि जो बिंदुसार का जो शासन था उस समय अशांति किस जगह फैली थी। वो फैली थी तक्षशिला में। तक्षशिला। आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ ताकि आप किसी भी एग्जाम में इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकें। जो तक्षशिला है ये किसके नाम पर बनवाया गया था। सबसे पहले बता दूं जो भगवान श्री राम थे उनके जो भाई थे भरत, उनका पुत्र था तक्ष, उसके नाम पर इस विश्वविद्यालय को बनवाया गया। कौन, भगवान श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर। ठीक है, और ये तक्ष जो विश्वविद्यालय है ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला।
ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि तक्षशिला में अशांति जो फैली थी वो किसके शासनकाल में फैली थी? वो फैली थी बिंदुसार के शासनकाल में। तो आज के 5 प्रश्न हो गए और मैं आज आपको एक बार और रिपीट करवाता हूँ क्वेश्चन को कि जो पहला को प्रश्न क्या था अपना कि जो कुषाण काल में भारत और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है गांधार शैली के नाम से और कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि जो अशोक के कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? ये मिलता है शिलालेख 13 में और शिलालेखों की संख्या कितनी है? टोटल 14। ठीक है। और जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व। तीसरा प्रश्न क्या है कि जो गंधर कला किसके शासनकाल में फली फूली? मैंने ऊपर भी आपको बता दिया ये फली फूली कनिष्क के शासनकाल में। चौथा प्रश्न क्या है कि अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में जो बुद्ध धर्म पर जो प्रचार करवाया था वो करवाया था धर्म महापात्रों से। पांचवा प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन में अशांति किस जगह फैली थी? वो फैली थी तक्षशिला में। मैंने आपको तक्षशिला से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, एक बार और बता देता हूँ। जो श्री राम भगवान जो श्री राम थे उनके भाई थे भरत, उनके पुत्र थे तक्ष। ठीक है। उनके नाम पर इसको बनवाया गया और सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो विश्व का पहला विश्वविद्यालय था वो था तक्षशिला। तो आज के आपने ये 5 क्वेश्चन हो गए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का अपना छठा प्रश्न है कि जो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ठीक है। आपसे प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के जो लेखक थे किसके समकालीन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है। आपसे जो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप उनका नाम भी याद रखिएगा। समकालीन तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं और इनके लेखक को आप भी याद रखना है, वो हैं कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। ठीक है। विष्णुगुप्त जो अर्थशास्त्र से लेखक हैं वो है कौटिल्य विष्णुगुप्त और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है। आज का 7वां प्रश्न क्या है कि जो इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? जो इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसके जो अंदर किसकी जो उपलब्धियां हैं वो लिखी गई हैं या फिर उत्कीर्ण हैं? वो हैं समुद्रगुप्त की। ठीक है। याद रखना है आपको, जो इलाहाबाद के जो स्तंभ है उसमें जो उपलब्धियां उत्कीर्ण है वो है समुद्रगुप्त की। 8वां प्रश्न है आज का अपना कि जो चीनी यात्री जो फाहियान था, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो चीनी यात्री था फाहियान कहाँ का था? चीन का। ठीक है। किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाहियान भारत के लिए आया था, ये आया था जो नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्ध ग्रंथों के बारे में जानने के लिए। ठीक। आज का 9वां प्रश्न क्या है कि जो आयुर्वेद के जो वेद हैं जिनको चिकित्सा के भगवान कहा जाता है, ठीक है, उनका नाम क्या है या फिर भगवान चिकित्सा का भगवान किसको कहा जाता है? ये है धन्वंतरी। ठीक है। धन्वंतरी जी को आयुर्वेद के वैद्य या चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। किनको? धन्वंतरी को। आज का 10वां और लास्ट का प्रश्न है कि जो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? जो भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि दी गई थी वो किसको दी गई थी? वो दी गई थी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है। तो आज और एक बार और रिपीट करवा देता हूँ आपको अच्छे से कि जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो थे कौटिल्य और विष्णुगुप्त और किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। 7वां प्रश्न क्या है कि जो इलाहाबाद का जो स्तंभ है जो आपको मैंने थंबनेल में दिखाया था वो इलाहाबाद का स्तंभ में जो किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? वो हैं समुद्रगुप्त की।
8वां प्रश्न क्या है कि जो चीनी यात्री जो फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और ये आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों की जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक है। 9वां प्रश्न क्या है कि जो आयुर्वेद के जो वैद्य थे उनको चिकित्सा का भगवान कहा जाता है, वो है धन्वंतरी जी। ठीक है। आज का लास्ट का और 10वां प्रश्न है कि जो भारत का नेपोलियन को उपाधि किससे दी गई थी, या फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ऐसे ही आप बोल सकते हैं, तो वो है समुद्रगुप्त। तो मैंने आज आपको ये 10 टॉप क्वेश्चंस करवा दिए प्राचीन भारत के इतिहास से, और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।